हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उस टाइम पे लाइट चली गई अचानक से, तो उस टाइम पे ही लिखा हुआ है। तो हमने जो इससे पहले लेक्चर डाला था उसके अंदर हमने क्या देखा था, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, उसका स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टी और यूजेस, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर में क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्सेटाइल नेचर मतलब यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, राइट। तो क्या है यूनिक प्रॉपर्टी, एक तो कैटेनेशन है। कैटेनेशन क्या होता है कि कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिस कारण वो एक स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन या रिंग बना पाता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी, कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। और कार्बन अपने साथ, मतलब कार्बन बेसिकली 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जो इसको क्या करता है, स्टेबल करता है। यानी कार्बन 4 बॉन्ड के साथ स्टेबल है और ये 4 बॉन्ड जब बनाता है तो वो आगे एक्सपेंड भी हो पाता है। तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल एंड दैट इज कॉल्ड द टेट्रावेलेंसी। तो 2 प्रॉपर्टी है, एक कैटेनेशन और दूसरा टेट्रावेलेंसी। तो टेट्रावेलेंसी क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इट कैन फॉर्म अ 4 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, विद कार्बन। ठीक है, सॉरी, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इट कैन फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो एंड आपको पता है कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन टेट्रावेलेंट है क्योंकि कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। जैसे कि कार्बन की वैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2 4। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इट कैन फॉर्म अ 4 सिंगल बॉन्ड, राइट। तो अब कार्बन के स्ट्रक्चर को तो क्या जानिएगा, जानते तो हैं, हमने बनाया तो था कि हाँ 109.8 डिग्री का एंगल बनता है एंड दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, अब आ जाइए कैटेनेशन पे, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। मेन मुझे कैटेनेशन डिस्कस करना है। तो टेट्रावेलेंसी आई होप समझ में आया होगा कि किसी एबिलिटी, किसी एलिमेंट की कि वो 4 सिंगल बॉन्ड बना पाए, और ऐसा केवल कार्बन में ही देखा जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा है कैटेनेशन। नाउ व्हाट इज कैटेनेशन? कैटेनेशन, इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी, it is the unique property of carbon that, समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ, ये कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है that it can form straight branched chain और रिंग। तो समझ में आ रहा होगा लिखा क्या है कि इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन दैट इट कैन फॉर्म स्ट्रेट, ब्रांच, चेन और रिंग। कि कार्बन क्या कर सकता है, स्ट्रेट या ब्रांच या रिंग बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन ऐसे ज्वाइन होता है यूं, इसी 4 कार्बन को आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं ना, देखिए ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं कि आपने ऐसे लिखा, ये कार्बन और एक कार्बन को ऊपर डाल दिया, तो ये तो स्ट्रेट चेन हुआ। ये क्या हुआ, अगर आपने ऐसे डाल दिया, ये कार्बन को 4 बॉन्ड तो बनाने हैं ना, ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया, ब्रांचिंग कर दी ना आपने। अच्छा, अगर आप ऐसे कर दीजिए, चलिए ये थोड़ा भी नहीं समझ में आएगा, ये लो, तो ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये
तो ये क्या हो गया, ये रिंग हो गई, रिंग। तो कार्बन रिंग भी बना पाता है, ब्रांच भी बना पाता है, और स्ट्रेट चेन भी बना पाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए मेरी बात समझिए, रीज़न क्या होता है कैटेनेशन का, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द कैटेनेशन, कार्बन कैटेनेशन शो क्यों करता है भाई। अच्छा, कैटेनेशन का बेसिक रीज़न क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत मतलब कैटेनेशन इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये इनका बीच में अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से बहुत अच्छे से स्ट्रांगली हेल्ड हो जाता है। तो आप जितने मर्जी कार्बन ऐड कर दीजिए, एक कार्बन दो कार्बन, जैसे एक कार्बन है दो कार्बन, फिर तीन कार्बन, चार कार्बन, पांचवा कार्बन, तो हर कार्बन का अपने से एडजेसेंट वाले कार्बन के लिए बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है, और यही कारण होता है कैटेनेशन का। ठीक है, तो रीज़न लिख लीजिए, रीज़न फॉर कैटेनेशन, रीज़न फॉर कैटेनेशन, कारण क्या है कैटेनेशन का। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो तो ये है कि स्मॉल साइज। अच्छा, स्मॉल साइज होगा तो क्या होगा, अगर स्मॉल साइज मतलब साइज अगर कम होगा तो आप खुद सोचिए, कोई दो एलिमेंट बॉन्ड कब बनाते हैं, तब बनाते हैं जब एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचता है और दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो वो पास में आते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को तो खींचेगा नहीं ना, और इलेक्ट्रॉन को भी नहीं खींचेगा। ठीक है, इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को, उसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब सोचो, जितना साइज छोटा होगा न्यूक्लियस का डिस्टेंस उसके इलेक्ट्रॉन से कम होगा, अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस का डिस्टेंस उस शेल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से दूर हो जाएगा, तो इतनी अट्रैक्शन नहीं रहेगी। पर अगर छोटे साइज के एलिमेंट है तो क्या होगा, पास में रहेंगे और उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट होगा। तो कहने का मतलब इतना कि साइज स्मॉल तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझो ये FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो दूसरी बात यही लिख देना कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होगा क्योंकि स्मॉल साइज है। लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाउ, बिकॉज यू नो दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन of carbon have the 4 valence electron in their outermost shell. Then what happens? It forms the 4 bond without any effort. It can form 4 covalent bond with the another 4 carbon, and another 4 carbon can form a 16 bond with the other 16 कार्बन। तो समझ रहे हो मेरी बात कि 1 से 4 कनेक्ट हुआ, 4 से फिर कितने बनाएगा बताओ, एक तो इसके साथ बनाया हुआ है, फिर 12 बॉन्ड बनाएगा, 16 नहीं बनाएगा। तो सोचो कि एक कार्बन ने 4 बनाया, उसने आगे 12 से बनाया, इसने 3 से, इसने 3 से, इसने 3 से, इसने 3 से, 12 बॉन्ड बन गए। फिर वो वाले 12 कार्बन और कितने बनाएंगे, फिर वो 3 बॉन्ड बनाएंगे। तो समझ रहे हो, ऐसे मल्टीप्लिकेशन चलती जाएगी नंबर्स की। तो हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कैटेनेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रोल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हेल्प्स टू जॉइन कार्बन एब्रप्टली, ठीक है, या सिंपल शब्द में बोलो कॉन्टिन्यूसली, इन अ मल्टीप्लिकेशन मैनर, कि भाई इतने सारे कार्बन ज्वाइन हो पाते हैं। तो जब ज़्यादा कार्बन ज्वाइन हो रहे तो क्या कैटेनेशन ही तो है, वो बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ये रोल है कि उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण ही तो इतने सारे कार्बन ज्वाइन हो पा रहे हैं, क्योंकि हर कार्बन की वैलेंसी, हर कार्बन को अपने साथ 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 अलग कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने हैं, तभी वो स्टेबल होगा। तो सोचिए ना, एक कार्बन ने 4 के साथ बनाया, फिर उस 4 कार्बन ने आगे 12 कार्बन के साथ बनाया, उस 12 कार्बन ने फिर आगे बॉन्ड बनाया, तो ऐसे करके ब्रांच फैलती जाएगी यार। ठीक है, तो अच्छा, चौथा रीज़न क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अच्छा, टेंडेंसी टू फॉर्म डबल बॉन्ड या टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी बना पाते हैं। अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड का क्या रोल है कैटेनेशन में? जैसे जब आप ब्रांचिंग करते हो, चेन बनाते हो, उस दौरान आपको कभी डबल बॉन्ड भी देखने को मिल सकते हैं, कभी ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
तो सिंगल सिंगल बॉन्ड ही नहीं बनाता, कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। तो ये बात भी लिख लीजिए कि कार्बन कैन फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड with carbon itself or other element like sulfur, ऑक्सीजन, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसके अलावा क्या बोल सकते हैं आप, नाइट्रोजन, एंड देयर आर मेनी मोर, ठीक है। तो कई सारे एलिमेंट है जिसके साथ वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट रीजन फॉर द कैटेनेशन, दैट कार्बन शो द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमेरिज्म। क्या बोला मैंने? कार्बन कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमेरिज्म। अच्छा, बोल तो दिया है, क्या समझो, है ना, ये भी तो जानना है क्या है। देखिए आइसोमेरिज्म, क्या है आइसोमेरिज्म? किसी एलिमेंट की क्षमता, ठीक है, नहीं एलिमेंट की क्षमता तो नहीं बोल सकता, मैं ये बोल सकता हूँ कि जब आप किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिना एलिमेंट के नंबर को डिस्टर्ब किए हुए। मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर पाते हैं बिना एलिमेंट के नंबर को डिस्टर्ब करते हुए, तो आप उस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और जो दो स्ट्रक्चर आप बना पाते हैं, यानी दो, अगर आप एक मॉलिक्यूलर फार्मूला के दो या दो से ज़्यादा तीन स्ट्रक्चर बना पाए तो वो तीनों क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स कहलाएंगे। बात समझ में नहीं आ रही? देखो आइसोमर्स क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल, नहीं, या सिंपल सी बात ऐसे लिख लो, इफ any compound with some molecular formula can be represent in more than one form or structure, then this phenomena is called isomerism. मतलब समझ में आ रहा है कि अगर कोई कंपाउंड जो है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप एक से ज़्यादा तरीके के, इन मोर देन वन फॉर्म, देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो किसी कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट हो सकता है एक से ज़्यादा तरीके से, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में, तो उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। एंड ईच स्ट्रक्चर, ये भी जान लीजिए, और हर स्ट्रक्चर जो आप बनाएंगे उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से, उसको आइसोमर्स बोलते हैं। ईच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर्स। फॉर एग्जाम्पल, C4H10 क्या है ये? मीथिल ब्यूटेन है, ब्यूटेन। हालांकि नॉमेनक्लेचर अभी करवाया नहीं है, पर मैंने लिख दिया, मुझे याद है। आप बाद में जान जाएंगे कैसे, होमोलोगस सीरीज के बाद जानोगे। आप समझिए, कार्बन C, मैं C4H10 को ऐसे दिखा सकता हूँ, देखो
1 2 3 4, ये लो, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन हो गए। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना देता, तो ये क्या हो गया समझो, ये ब्यूटेन, ये क्या है स्ट्रेट चेन है, तो क्या हो गया एन ब्यूटेन है। ये ब्रांचिंग हो रखी है तो क्या होगा आइसोब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। एक एन ब्यूटेन, दूसरा आइसोब्यूटेन। अच्छा ऐसे मत बना देना, साइक्लिक, साइक्लिक बनाओगे तो नॉट एन आइसोमर, आइसोमर नहीं होता साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, गलत हो जाएगा। कई बच्चे इसको भी आइसोमर काउंट कर लेते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि ब्यूटेन कि कितने आइसोमर है, तो आप बोलेंगे 2 आइसोमर है। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है आइसोमर्स। तो दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी रिप्रेजेंट इन 2 स्ट्रक्चर, वन इज स्ट्रेट, सेकेंड इज ब्रांच। स्ट्रेट चेन इज कॉल्ड एन, एन मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट चेन यानी एन ब्यूटेन हो गया, और एक को ब्रांचिंग किया तो क्या होगा आइसोब्यूटेन होगा, ठीक है। तो यही तरीका होता है, आइसोमेरिज्म इसी को कहते हैं। और इस आइसोमेरिज्म के कारण भी क्या होता है कि कार्बन ब्रांचिंग बना पाता है। तो कैटेनेशन में आइसोमेरिज्म का क्या रोल है, ब्रांचिंग का रोल है, कि अगर क्योंकि कार्बन के अंदर ब्रांचिंग का टेंडेंसी होता है, वो क्या करता है एक ब्रांच बना पाता है, तो आइसोमेरिज्म भी शो करता है। तो these all are the 5 reasons for the catenation, right? So I hope you understand. Next we will consider in next topic we will consider in next lecture, right? So thank you so much. और प्लीज़ यार मैंने यही बात बोली कि लेक्चर शेयर जरूर कर लेना, आप लाइक करो ना करो पर शेयर जरूर कर लेना, जिसको इम्पोर्टेंट मतलब जिसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ चैप्टर मैं फिर से बोल रहा हूँ एक शीट डिस्कस करूँगा, डिस्कस तो नहीं करूँगा शेयर करूँगा, अगर आप लोग डाउट भेजेंगे तो मैं डिस्कस भी कर लूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।